कक्षा द्वादश के सभी विद्यार्थियों का नए वीडियो में स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ेंगे वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन। वैक्सीन एंड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन टीका एवं टीकाकरण, इसको बोलते हैं आपको टीका, और ये क्या होता है टीकाकरण। दोनों अलग अलग चीज होती है। ये होता है इंजेक्ट करना, ये लगाना होता है। ये होता है टीका, कैसे बनाया जाता है, क्या होता है, ये होता है। तो वैक्सीन क्या होता है, एक द्रव रूप होता है या वह बाह्य पदार्थ होता है जो हमारे शरीर में रोगों से लड़ने के लिए हमको दिया जाता है। वो क्या कहलाता है, आपका वैक्सीन कहलाता है। क्या होता है वैक्सीन? वह बाह्य पदार्थ, वह बाह्य एंटीजन बोलेंगे उसको, पदार्थ ना बोल के एंटीजन, जो हमारे प्रतिरक्षा को, रोगों से लड़ने क्या होता है प्रतिरक्षा से, तो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को ठीक संरक्षित संरक्षित करने के लिए दिया जाता है, संरक्षित या सुरक्षित बनाए रखने के लिए जाते हैं, या रोगों से लड़ने के लिए हमको क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। वो क्या कहलाता है, वैक्सीन कहलाता है। ठीक, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, जीवों से प्राप्त होता है। वो क्या कहलाता है आपका वैक्सीन। और वैक्सीनेशन, रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है, दवाइयों का या वैक्सीन का, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वैक्सीनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं वैक्सीनेशन। रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है, वैक्सीन को इंजेक्ट करना, मतलब दवाइयों को इंजेक्ट करना, टीकों को इंजेक्ट करना, वो क्या कहलाता है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने की थी। ठीक, पितामह वैक्सीन कहा जाता है वैक्सीनेशन भी। और उसके बाद किसने की थी? लुईस पाश्चर ने। ठीक, सबसे पहले किसने किया था? स्मॉल पॉक्स में किया था, और रेबीज का इन्होंने ही निकाला था। किसने? लुईस पाश्चर ने। तो आपको वैक्सीन और वैक्सीनेशन में अंतर समझ में आ गया। वैक्सीन क्या है, ये दवा है, ठीक, और वैक्सीनेशन क्या है, उसकी विधि है, उसमें प्रयोग कर रहे हैं, वो है। तो क्या होता है, वैक्सीन कहाँ से प्राप्त होता है? जीवों से प्राप्त होता है, कृत्रिम प्राप्त होता है, रसायनों से भी प्राप्त होता है। वो क्या कहलाता है आपका? टीका कहलाता है वैक्सीन। और वैक्सीनेशन, वैक्सीन को हमारे शरीर में इंजेक्ट करना, प्रवेश कराना, क्या कहलाता है आपका? वैक्सीनेशन कहलाता है। चलिए, तो इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में आपने देखा होगा। तब देखते हैं हम लोग, दो प्रकार के होते हैं इम्यूनिटी। एक होता है एक्टिव इम्यून या फिर इम्यूनिटी, और एक होता है पैसिव इम्यूनिटी या फिर इम्यून। एक होता है एक्टिव मतलब क्रिया, एक होता है पैसिव मतलब निष्क्रिय। तो आपको बता दूं मैं, एक्टिव क्या होता है, यह शरीर से ही बनता है, यह शरीर से ही बनता है। और ये क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल होता है, मतलब बाह्य एंटीजन से बनता है, एंटीजन से बनता है, इससे बाह्य एंटीजन से। ये क्या होता है, शरीर से बनता है, तो ये हानिकारक भी हो सकती है, मतलब ये देर में क्रिया करती है। ये किसी भी रोग के से बनेगा शरीर में, तो देर में क्रिया करती है, देर में क्रिया करती है। और ये क्या होती है, शीघ्र क्रिया करती है, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल है, शीघ्र क्रिया करती है। और ये क्या होता है आपके चिरस्थायी, ये लंबे समय तक रहेगा, लॉन्ग पीरियड टाइम तक आपका रहता है, लॉन्ग पीरियड टाइम तक। जब तक आप जिंदा हो तब तक आप में ये एंटीजन एंटीबॉडी रहेगा। ठीक, और इसमें क्या होता है, कुछ समय के लिए रहता है, अल्पकालिक, एक आध दिन, 2 दिन, 3 दिन तक, जब तक तबियत ठीक हो जाता है तब तक के लिए। ठीक, वो क्या कहलाता है आपका? पैसिव इम्यून कहलाता है, पैसिव इम्यूनिटी कहलाता है। और ये क्या कहलाता है आपका? एक्टिव इम्यूनिटी कहलाता है। याद रखिएगा इन चीजों को। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं एंटी सीरा क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आपका कॉलम में दिया गया कुछ रोग दिए गए हैं, कुछ निदान दिए गए कि किसका उपयोग करते हैं, आप वहां पे पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, एंटी सीरा के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे? एंटी सीरा के बारे में। चलिए देखते हैं एंटी सीरा क्या होता है। आइए, एंटी सीरा यह एक प्रकार का द्रव होता है जो जीवों के शरीर से प्राप्त होता है, और क्या एंटीबॉडी
एंटीबॉडी बनाने में या हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, जैसे घोड़ा से प्राप्त होता है, मधुमक्खी से प्राप्त होता है, मधुमक्खी से, ठीक, सांप से प्राप्त होता है, सांप से प्राप्त होता है। मान के चलो आपको क्या कर दिया, मधुमक्खी काट दिया, तो आपको एंटीजन या एंटीबॉडी दिया जाएगा, प्रतिजैविक पदार्थ दिया जाएगा, रसायन, तो मधुमक्खी से ही बना होगा। जैसे आपको सांप काट दिया तो आपको दवाई खिलाते हैं या फिर एंटीजन देते हैं, ठीक, तो एंटी सीरा से इसी के द्रव से बनाया जाएगा, किसी भाग या इसके जहर का उपयोग किया जाता है जो उस जहर को नष्ट करते हैं। तो उसको एक विशेष विधि द्वारा तैयार किया जाता है जिससे हमको नष्ट नहीं होता, केवल जहर का प्रभाव नष्ट होता है, वो क्या कहलाता है आपका एंटी सीरा। तो यह परिभाषा क्या होगा इसका, यह एक विशेष प्रकार का द्रव होता है जो प्राकृतिक रूप से जीवों के शरीर से प्राप्त होता है और हमारे शरीर में रोगों से लड़ने में मदद करता है, या विशेष प्रकार के बन रहे रोग को रोकने में मदद करता है। क्या कहलाता है, एंटी सीरा कहलाता है। अब ये क्या करता है, रोग को कैसे मारेगा, तो रोगाणुओं को नष्ट करता है। तो क्या बोलेंगे, यह एक विशेष प्रकार का द्रव होता है जो प्राकृतिक रूप से जीवों से प्राप्त होता है, जैसे घोड़े, मधुमक्खी, सांप इत्यादि बहुत सारे जीव उनसे प्राप्त होते हैं और वो उनके रोगाणुओं को, रोग पैदा करने वाले रोगाणुओं को नष्ट करते हैं, जहर को नष्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं आपके एंटी सीरा कहलाते हैं। चलिए अब क्या देखेंगे हम लोग, चिकित्सा की अन्य विधि देखेंगे। तो एक होता है इंटरफेरॉन होता है और एक होता है रेबीज। देखते हैं दोनों के बारे में क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं इंटरफेरॉन क्या होता है। इंटरफेरॉन यह एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है, प्रोटीन अति स्पेशल प्रकार का प्रोटीन है जो विषाणुओं से होने वाले रोगों पर कार्य करता है, विषाणुओं से उत्पन्न रोगों को नष्ट करता है, ठीक। और क्या होता है, ये शरीर के बाहरी भाग में, शरीर के बाहर दिया जाता है इसको, शरीर के बाहरी भाग में क्रिया करता है, शरीर के बाहरी भाग में क्रिया करता है, ठीक, बाहरी भाग में क्रिया कार्य करता है। कौन करता है आपका इंटरफेरॉन। और क्या होता है, ये इसका अस्थायित्व लंबे समय तक रहता है, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसका सक्रियता अस्थायी होता है। सक्रियता मतलब क्रिया करने की दर, एक्टिविटी क्या होती है, अस्थायी रहता है ये। तो ये आपका क्या कहलाता है, इंटरफेरॉन कहलाता है। इसको मेन चीज तो हम इतने याद रखना है, अलग अलग प्रकार से इंटरफेरॉन यहाँ पे दिया है 2-4 प्रकार से, तो हमको सबसे पहले जानना है इंटरफेरॉन होता क्या है। चलिए अब बुक में दिया है एंटीबॉडी और इंटरफेरॉन में अंतर, तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। देखिए ये प्रोटीन का बना होता है, कौन बना होता है, प्रोटीन का आपका इंटरफेरॉन बना होता है, ठीक। और ये क्या होता है आपका, प्रोटीन का नहीं बना होता है, एंटीजन से बना होता है, ठीक, एंटीबॉडी। ये विषाणु एवं जीवाणु दोनों से लड़ता है, याद रखिएगा, विषाणु एवं बैक्टीरिया दोनों से लड़ता है। शारीरिक के बाहरी के अंदर भागों पर क्रिया करता है, एंटीबॉडी है ना, ठीक। ये शरीर के अंदर भागों पर क्रिया करता है। सक्रियता अस्थायी, इसका सक्रियता क्या होता है, स्थायी होता है। और क्रिया करने की दर कैसे होती है, धीमी होती है इसकी क्रिया करने की दर। किसकी, एंटीबॉडी की क्रिया करने की दर क्या होती है आपकी, धीमी होती है, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे अब ट्यूमर क्या होता है, ये चीज देखेंगे हम लोग, ठीक। ट्यूमर दैट मीन कैंसर, कैंसर के बारे में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है कैंसर। चलिए तो मैंने आपको एंट्री बताया था, आपको क्या बताया था उसका डेफिनेशन में, एंट्री क्या बताया था, स्टार्टिंग पॉइंट में इनिशिएट कर रहे थे तब क्या बताया था मैंने आपको, उसका ये बताया था कि कैंसर अनियमित कोशिकाओं की वृद्धि क्या कहलाती है आपका, कैंसर कहलाता है। किसका, अनियमित कोशिकाओं की वृद्धि क्या कहलाती है आपका, कैंसर, ठीक। तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे, कैंसर, कैंसर, ठीक। अनियमित, असंगठित कोशिकाओं की वृद्धि, क्या कहलाती है आपका, कैंसर कहलाती है, ठीक। क्या कहलाती है, कैंसर कहलाती है, कैंसर कहलाती है। कैंसर बहुत प्रकार के होते हैं, फेफड़े का कैंसर, हृदय का कैंसर, रक्त का कैंसर, नाक का कैंसर, मुंह का कैंसर और भी बहुत सारे ऊतकों का कैंसर होता है, ठीक। चलिए तो हम लोग कैंसर का आपका डिफिनेशन मैंने बता दिया कि अनियमित, ठीक, असंगठित ऊतकों की वृद्धि या फिर कोशिकाओं की वृद्धि
क्या कहलाता है आपका? कैंसर कहलाता है। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कैंसर को आपके बुक में 2 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक, क्या किया गया है? ये डिवाइड किया गया है। एक दिया गया है सुदम ट्यूमर या फिर सुदम कैंसर, और ये दुर्गम ट्यूमर या फिर दुर्गम कैंसर, और अंतर भी दिया गया है, तो अंतर को आप मुझसे पढ़िएगा। सुगम कैंसर, और मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे, क्या कोई बच्चा भी अभी तक व्यू नहीं आया मेरे इस पे, एक व्यू भी अभी तक नहीं पड़ा है जो मैं पिछला वीडियो डाला। अच्छी बात है, मत देखो, मेरे कुछ नहीं जाना है, आप लोग पढ़ लो गवाह हो, जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। और ये है उसके बाद दुर्गम कैंसर। आप लोग नहीं पढ़ोगे, अच्छी बात है, आज समझ नहीं आएगा, पेपर के दिन में समझ में आएगा, जब मर के टेंशन लेके पढ़ोगे तब समझ में आएगा। काश उस दिन थोड़ा सा पढ़ लेते, थोड़ा सा कम से कम वीडियो देख रहे, कम से कम थोड़ा सा पढ़ने का इच्छा तो होगा, तो वीडियो देख रहे पढ़ेंगे करके, तो पढ़ना चाहिए आप लोग को। तो आप लोग को तो पढ़ाई में ध्यान है ही नहीं, तो पढ़ लो थोड़ा थोड़ा। चलो देखो क्या देखेंगे हम लोग, सुदम ट्यूमर और दुर्दम ट्यूमर, या फिर सुदम कैंसर या फिर दुर्दम कैंसर। दुर्दम मतलब क्या होता है? ये जो आपका होगा ये हानिजन्य होगा, दुर्दम मतलब, ठीक, और क्या होगा? हानिजन्य नहीं होते हैं, ठीक, ये होता है। चलिए आपको देखते हैं यहाँ पे हम लोग सुगम ट्यूमर। इसमें ट्यूमर क्या होता है? ये हानिकारक नहीं होती, हानिकारक नहीं होती, ठीक, हानिकारक नहीं होती है, ठीक। फिर ये क्या होता है? ये एक निश्चित वृद्धि होती है, ज्यादा वृद्धि नहीं करती है, निश्चित वृद्धि होती है, ठीक, ज्यादा वृद्धि नहीं करती है। और इससे क्या होता है? ये सीमित रहती है, सीमित होता है, ये सीमित अंग तक ही होता है, ठीक। ये क्या होता है? आपका सुगम जो ट्यूमर है वो सीमित अंग तक ही होता है, ठीक। और इनकी गति कैसी होती है? एकदम काफी धीमी गति होती है वृद्धि करने की। और इसका जस्ट अपोजिट ये हानिकारक होता है, अत्यंत हानिकारक होता है, हानिकारक होता है। इसकी क्या होती है? निश्चित वृद्धि, अत्यधिक वृद्धि होती है, कोई निश्चित नहीं होती है, अत्यधिक वृद्धि होती है, असीमित वृद्धि होती है, और बहुत तेजी से वृद्धि करती है। और ये दुर्दम कैंसर से क्या होता है? दुर्दम ट्यूमर से मनुष्यों या व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। कौन से ट्यूमर से? दुर्दम ट्यूमर से, ठीक। चलिए तब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि कैंसर के प्रकार कौन कौन से आपका कैंसर है। चलिए देखते हैं इसके बाद हम लोग कैंसर के प्रकार देखेंगे। चलिए तो ये मुख्यतः 5 प्रकार के कैंसर के प्रकार हैं, आप देखते हैं। कार्सिनोमास कैंसर, ये क्या होता है? ऐसा कैंसर जो शरीर में 85% तक कैंसर का कवर कर लेता है, कैंसर 85% तक यह हो जाता है। कहाँ में जाता है? एपिथेलियल ऊतक तक, जहाँ पे आपके शरीर में एपिथेलियल ऊतक रहेगा वहां पे ये कैंसर पाया जाएगा। एपिथेलियल कैंसर कहाँ पे पाया जाएगा? कार्सिनोमास कैंसर किसको होगा? एपिथेलियल ऊतक पे पाया जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद सार्कोमास कैंसर, ठीक। सार्कोमास कैंसर क्या होगा? ऐसे अंग जहाँ पे क्या होगा? आपका संयोजी ऊतक होगा, कनेक्टिव टिश्यू मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, टेस्टिस हो गया, ओवरी हो गया, सर्वाइक्स हो गया, ठीक। ये सब चीजों पे क्या पाया जाएगा? आपका यूरेट्रस हो गया, यूरेट्रस में संयोजी ऊतकों पे कौन सा कैंसर पाया जाएगा? आपका सार्कोमास कैंसर। कहाँ पे? संयोजी ऊतक जहाँ पे शरीर आपके होंगे। फिर लिम्फोमास मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है मतलब पाचन तंत्र, स्टमक है आपका फेफड़ा है, लंग्स है, ये सब कहाँ पे पाया जाएगा? आपका लिम्फोमास कैंसर पाया जाएगा, ठीक। ये सब कैंसर कहाँ पाया जाएगा? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, फेफड़ा पाया जाएगा। आप याद रखिए, भूलिएगा मत। एपिथेलियल ऊतक जहाँ पे होगा वहाँ पे कार्सिनोमास, सार्कोमास संयोजी ऊतक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, लिम्फोमास फेफड़ा में, स्टमक में, और लिम्फोमास कहाँ होगा? जहाँ पे एपिडियल ऊतक होगा, मतलब ये हड्डी वाले में, जान के वाले पार्ट पे होगा। और ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। मूवी में क्या होता है? बहुत सारे मूवी में देखते हैं कि लड़के ब्लड उल्टी करने लगते हैं, ब्लड का मुंह से, वहां पे कौन सा कैंसर होता है? ब्लड कैंसर होता है। ये मत सोचना कि ब्लड कैंसर फैलने वाली बीमारी है, यह असंक्रामक रोग है। कौन सा रोग है? ये असंक्रामक रोग है, असंक्रामक रोग। और इस कैंसर का क्या नाम है? ल्यूकेमिया नाम है, ठीक। और ये असंक्रामक रोग होता है। ये मत सोचना कि मानसिक होता है, ये मानसिक रोग नहीं है, अनुवांशिक रोग नहीं है, अनुवांशिक रोग नहीं होता है। कौन सा? ल्यूकेमिया, ठीक।
तथा ये सब चीज को आपको जानना है। तो पहला क्या था, कार्सिनोमास एपिथेलियम से होगा, दूसरा क्या था, सार्कोमास सेल्यूलोज से, लिम्फोमास डाइजेस्टिव सिस्टम पे, फेफड़े पे, लंग्स पे, लिपोमास एपिथेलियम जानवर वाले पार्ट पे, ठीक, ल्यूकेमिया अनुवांशिक मतलब ये ब्लड कैंसर होता है, मानसिक रोग नहीं होता है, और असंक्रामक ये रोग होता है। चलिए अब देखेंगे हम लोग कैंसर के कारण कि कैंसर क्यों क्यों होता है। चलिए देखते हैं। तो कैंसर का कारण, पहला कारण क्या होगा कैंसर का, किसी घाव का न भरना, किसी घाव का न भरना, वो क्या कहलाएगा, कैंसर कहलाएगा। दूसरा, बिना मतलब के मतलब बिना दर्द के, बिना दर्द के शरीर के अंग में गांठ का बनना, शरीर के अंग में गांठ का बनना, गांठ का बनना, गांठ बनना क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। कैंसर के कारण एक क्यों होता है कैंसर, क्या होगा, भोज्य पदार्थों का अपच, भोज्य पदार्थों का अपच, अपच ना निकल पाना, मतलब अपच नहीं, ना निकल पाना, ना निकल पाना, ठीक। तिल एवं मस्सों का, ठीक, तिल एवं मस्सों के कारण एक लक्षण उत्पन्न होना, के कारण एक लक्षण उत्पन्न होना, एक लक्षण उत्पन्न होना क्या कहलाता है, आपका कैंसर का कारण होता है, ठीक। तिल एवं मस्सों के कारण एक लक्षण का उत्पन्न होना। नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, अल्सर हो जाने पर उसका ठीक ना होना, अल्सर हो जाने बीमारी है उसका ठीक ना होना, ठीक। नेक्स्ट क्या देखेंगे, बार बार रक्त स्त्राव, बार बार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रक्त स्त्राव, रक्त स्त्राव, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्या होना, वहां पे घाव का होना या फिर कठोर हो जाना, वो सब आपका क्या कहलाता है, कैंसर कहलाता है। और कैंसर का कारण यही सब चीजें बनती है, ठीक। तो ये था आपका नॉर्मल कैंसर, आपने देख लिया कैंसर क्या क्या है, कैसे कैसे होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे रोग के निदान एवं प्रक्रिया, रोग के निदान, रोग का लक्षण मतलब रोग को कैसे कैसे रोका जा सकता है, और उसके हम लोग क्या देखेंगे, प्रक्रिया को देखेंगे। चलिए तो देखते हैं हम लोग रोग के निदान एवं प्रक्रिया के बारे में। हाँ, और कैंसर काल में एक और दिया है, विषाणु सिद्धांत दिया है, और क्या दिया आपको, उत्परिवर्तन। कई लोगों को उत्परिवर्तन के कारण हो जाता है, मतलब अनुवांशिक पदार्थों में उत्परिवर्तन के कारण हो जाता है। ब्लड कैंसर लेकिन नहीं होता है ना अनुवांशिक, और कुछ दूसरा है वो हो जाता है, वो क्या कहता है आपका उत्परिवर्तन के। अब हम लोग देखेंगे इसमें दो देखेंगे, एक सीटी स्कैन के बारे में देखेंगे और एक एमआरआई के बारे में देखेंगे, ठीक। क्या देखेंगे, रोग निदान, रोगों का निदान, निदान क्या होगा, एक पहला देखेंगे हम लोग सीटी स्कैन, ठीक, क्या होता है वो पूरा नाम देखेंगे और कुछ नहीं, फिर एमआरआई देखेंगे, एमआरआई देखेंगे। चलिए देखते हैं इसके बारे में हम लोग क्या क्या होता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं हम लोग कंप्यूटर, आपका सीटी स्कैन का क्या होता है, फुल फॉर्म कंप्यूटेड, कंप्यूटेड होता है, कंप्यूटर में ना, कंप्यूटेड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी स्कैनिंग, स्कैनिंग होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है आपका सीटी स्कैन का, कंप्यूटेड टोपोग्राफी स्कैनिंग, आपको बुक में भी दिया देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है, जिस तरह का सीटी स्कैन करना होता है, या फिर जैसे आपका सिर का सीटी स्कैन करना है, या आपको पूरे शरीर का सीटी स्कैन करना है, ठीक। पूरे शरीर वाले में एमआरआई में ज्यादा किया जाता है, सीटी स्कैन में नहीं किया जाता है। जैसे आपका सीटी स्कैन करना है हेड का, तो उसको क्या करेंगे, कंप्यूटर वाले एक अलग से चैम्बर टाइप से रहता है वहाँ पे, जहाँ पे एक सरे किरण ऊपर और नीचे, ऊपर से आपका लाइट आएगा, एक सरे रेस, और नीचे में आपका प्लेट लगा रहेगा, उस पर आपको सिर को रखेंगे, फिर क्या करेगा, एक सरे रेस को बार बार उससे गुजारा जाएगा 3 से 4 बार, तो वो शरीर के अंदर क्या करती है, एक सरे किरण जाती हैं और हमको नीचे वाली प्लेट पर उसकी छाया प्रतिबिंब प्राप्त होती है, वो आपका क्या कहलाता है, सीटी स्कैन। और एमआरआई में क्या होता है देखते हैं, बताते हैं आपको। एमआरआई में क्या होता है, देखिए इसका पूरा नाम पढ़ लेते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, रेजोनेंस इमेजिंग, रेजोनेंस इमेजिंग, वो आपका क्या कहलाता है, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है, इसमें एक बड़ा सा चुंबक बड़ा सा चैम्बर बना होता है, जिसके चारों ओर गोलाकार ऐसे गोलाकार काम की चुंबक लगी होती है। इसमें एक छोटा सा व्यक्ति को घुसाने के लिए पहले स्ट्रेचर पे डालें व्यक्ति को, फिर इसके अंदर क्या करते हैं, इंटर कराते हैं, फिर इसमें क्या होती है, मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न होती है, और एक्सरे किरणें इसमें भी उपयोग की जाती है। मैग्नेटिक क्षेत्र में रेडियो तरंगें होती हैं जो शरीर पे, पूरे शरीर पे क्या करती हैं,
ऐसे ऐसे क्या करती हैं उस पर मतलब लीनियर पैरेलल क्या बोलते हैं प्रवाहित की जाती है। फिर क्या होगा उसमें, उसके द्वारा आपकी जो शरीर की जिस अंग का आपको करना है उस अंग का आपको छाया प्रति प्राप्त हो जाता है, वह क्या कहलाता है MRI। ठीक, तो मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग कहते हैं इसको। आगे समझ में MRI CT स्कैन में क्या होता है अंतर। चलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैंसर का निदान। ठीक, कैंसर का निदान या फिर उसको मतलब लक्षण का इलाज कैसे करते हैं। तो पहला क्या दिया है आपका, पहला दिया है सर्जरी द्वारा, दूसरा दिया गया है आपका रेडियोधर्मी द्वारा, रेडियोधर्मिता द्वारा, तीसरा आपका क्या दिया गया है, तीसरा आपका दिया गया है कीमोथेरेपी द्वारा। ये तीन चीजें मेनली फेमस है, इसके बारे में चलिए पढ़ते हैं। सर्जरी में क्या होगा, जिस अंग का कैंसर उसको ऑपरेशन करेगा, ऑपरेशन से काट के निकाल देते हैं, वह प्रोसेस क्या कहलाती है कि सर्जरी। इसमें शल्य चिकित्साओं की आवश्यकता होती है, शल्य चिकित्सा की सामग्रियों की आवश्यकता होती है सर्जरी में। सेकेंड है रेडियोथेरेपी। जैसे क्या है मेरे यहाँ पे जैसे मान के चलिए कैंसर है तो वहाँ पे रेडियो एक्टिविटी या फिर रेडियो टॉर्च टाइप का रहता है रेडियो एक्टिव, वहाँ पे उसको गुजारा जाएगा बार बार, फिर उसको एनर्जी रिड्यूस होगा तो उसको आकर्षित करेगा ये कैंसर का जो रोग है वहाँ पे, फिर वो धीरे धीरे गलते जाएगा, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा रेडियोथेरेपी। और कीमोथेरेपी, इसमें अनेक प्रकार के मेडिकल मतलब मेडिसिन का यूज किया जाता है, रसायनों का यूज किया जाता है, वो क्या कहलाता है आपका कीमोथेरेपी कहलाता है। क्या कहलाता है, कीमोथेरेपी। चलिए इसके बाद हम ये तीन प्रोसेस में कैंसर का निदान, इसके बाद हम लोग कुछ देखेंगे बीमारियों के बारे में क्या क्या है। अब हम लोग देखेंगे एड्स के बारे में और HIV के बारे में। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक, एड्स यह क्या होता है, यह मुख्यतः यौन संबंध करने से फैलने वाली दोनों बीमारियां हैं। एड्स और HIV यौन संबंध करने वाली फैलने वाली क्या है बीमारियां हैं। इसका नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका ह्यूमन इम्यूनो वायरस, इसका पूरा नाम है ये। तो आप इसको बुक में दिया गया, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, नॉर्मल चीजें उतनी डिफिकल्ट नहीं है, कई बार इस चीजों को मैंने आपके सामने बता दिया है। एड्स में क्या होता है, RNA विषाणु होते हैं, इसमें 2 RNA कुंडलन पाए जाते हैं, इसमें एड्स में। HIV में किसी प्रकार का होता है जो ह्यूमन की गर्भ से फैलने वाला होता है, क्या होता है आपका HIV होता है। तो रोकथाम कैसे करेंगे एड्स का, एड्स का रोकथाम का रोगी से दूर रहेंगे, उसके यूज करने वाली चीजों को यूज नहीं करेंगे, जिस निडल से उसके इंजेक्शन लगाया जाएगा उसका हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो सब चीज क्या करेंगे उसका रोकथाम। इसी प्रकार किसका होगा रोकथाम, आपका HIV का भी इसी प्रकार रोकथाम होगा। चलिए अब हम लोग देखेंगे अफीम के बारे में पढ़ेंगे और उत्तेजक के बारे में पढ़ेंगे, और तो यहाँ पे देखेंगे अफीम के बारे में। ठीक, अफीम में क्या क्या है आपका, हीरोइन भी आता है और बहुत सारी चीजें आती है, काल को चले जाते हैं, हीरोइन में आता है। अफीम में क्या आता है, अफीम में हीरोइन आता है, इसका इस्तेमाल करने से क्या होता है आपकी जो दर्द है, जो कुछ चीजें हैं, ज्यादा सोचने की क्षमता वो कम हो जाती है, आपकी जो दर्द है उसका दर्द का पता नहीं चलता है। लेकिन ये क्या है, थोड़े से फायदे थे नॉर्मल, लेकिन ये क्या होता है इसकी थोड़ी सी भी ज्यादा मात्रा लेने पे या इसकी बार बार कंटिन्यू मात्रा ना मिलने पर आदमी की मृत्यु हो जाती है। मस्तिष्क तंत्र मतलब मस्तिष्क कार्य करना बंद करता है, फेफड़ा धीरे धीरे चलने लगता है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ये क्या डिसएडवांटेज है अफीम का। और ये निद्रा कार्य क्या है, ये सेहत में या फिर फायदेमंद होता है। जैसे आपको कोई बिजनेस करना बड़ा तो उसको नींद नहीं आ रही है तो उसमें इसका उपयोग करते हैं बेंजोडाइजिन का, और एक होता है बेहोश करने के लिए जो क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं हम लोग। ठीक, तो निद्रा कार्य क्या होगा, कुछ समय के लिए शरीर को विश्राम एवं राहत देने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, उदाहरण बेंजोडाइजिन। और आता है उत्तेजक कोकीन आता है, यह क्या होता है किसी भी कार्य को अनवरत करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कई खिलाड़ी क्या होते हैं, जैसे विश्व युद्ध में प्रयोग किया गया था एक बार, कोई जनरल डायर था करके, तो कोकीन नहीं वो कुछ और दूसरा चीज था। ठीक, तो उसका प्रयोग किया गया। कोकीन क्या होगा, आपको जैसे दौड़ना है तो रेसिंग के लिए आप इसको यूज करेंगे, तो उससे क्या होगा आप निरंतर कार्य करेंगे, थकेंगे नहीं। लेकिन जब इसकी मात्रा आपको नहीं दी जाएगी या फिर ज्यादा मात्रा हो जाएगी शरीर में तो आप बेहोश होने लगेंगे, आपकी सांस धीरे धीरे चलने लगेगी, हृदय संबंधी बीमारियां पैदा हो जाएगी और आप डेथ हो जाएंगे। तो ये थे तीनों के तीनों क्या थे, एल्कोहल से संबंधित क्या थे, जितने भी आपके थे जो क्या बोलते हैं इसको पदार्थ थे जिसके सेवन से क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है। ठीक, अब आप क्या करिए, पढ़ते रहिए, घर में रहिए और असाइनमेंट बनाइए। और आप लोग तो नहीं देख रहे हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे किसी में जोर जबरदस्ती नहीं करूँगा कि आप लोग वीडियो देखें। आप बच्चे नहीं हैं, अब बड़े हो गए हैं, तो ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। वंदे मातरम।